शुरुआत में श्री आपसे करता हूं। अब सबसे बड़ा चैलेंज मुख्यमंत्री, तो श्री दो नाम है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चला था, लेकिन उन्होंने कहा जब मैं खुद मुख्यमंत्री बना सकता हूं तो मैं मुख्यमंत्री क्यों बनूं, ये बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कही थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मेरे ख्याल से वो पहले भी एक क्वेश्चन आया था, वो तब भी सिद्धारामैया मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट है, इसलिए है क्योंकि आप उसका जो जातीय समीकरण देखें, वोटिंग परसेंटेज देखें, उनका जो कम्युनिटी का पूरा वो नेशनल नैरेटिव सेट करने में भी कांग्रेस के लिए फायदामंद हो सकता है। तो इसलिए सिद्धारामैया आप? बिल्कुल, सिद्धारामैया के पास एक्सपीरियंस भी है और वो पॉपुलर भी है लीडर। डीके शिव कुमार ने बिल्कुल बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन सिद्धारामैया के फेवर में उनकी एक्सपीरियंस और बिल्कुल उनकी पॉपुलैरिटी जाएगी। ठीक है मनोज जी, आपने ग्राउंड देखा, आपको लगता है क्या डीके शिव कुमार की उतनी एक्सेप्टेबिलिटी कर्नाटक के अंदर नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े दावेदार है इस पूरे कैंपेन के पीछे? तो यही देखिए, जहाँ तक जातीय समीकरण की बात है तो वहाँ पे डीके शिव कुमार नहीं सेट होते हैं, लेकिन अभी लोगों ने कहा कि वोट तो काफ़ी लेकर आए सिद्धार्थ में। मेरा कहना था कि नोट तो कौन लेके आए, डीके शिव कुमार लेके आए, और नोट नहीं रहता, इतनी प्लानिंग नहीं रहती तो कांग्रेस आती कहाँ से? सिर्फ वोट की राजनीति जातीय समीकरण से नहीं, आज के डेट में पूरा मिशनरी एक काम कर रहा है चुनाव को जिताने के लिए। अभी आपने बोला कि मैं लेके आ रहा हूँ जो उनके लिए कैंपेनिंग और सारा प्लान किए, नरेश अरोड़ा निदेशक है डिजाइन बॉक्स, उनको भी लेके आएंगे। तो जब इतने लोग इस्तेमाल हो रहे हैं तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि राजनेताओं का कद छोटा होता जा रहा है। जो इवेंट मैनेजमेंट वाले हैं शायद वो ज्यादा ही बड़े रूप में आ गए हैं, और कहीं ना कहीं इस पे सवाल उठ रहा है कि राजनेता आज के डेट में पब्लिक से कहीं दूर न होता चला जा रहा है। ठीक है, कैंपेन कैसा होगा, सोशल मीडिया पे क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या बनेगी? उत्तर प्रदेश की भी बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में भगवान ने छप्पर फाड़कर योगी को भी दिया, मोदी को भी दिया। हालांकि कैंपेन योगी जी की थी, लगातार वो कर्नाटक में भी थे और उत्तर प्रदेश में भी थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कहें कर्नाटक में कांग्रेस को छप्पर फाड़ के मिला है, यूपी में निकाय चुनाव में बीजेपी को छप्पर फाड़ के मिला है, तो गलत नहीं होगा। प्रदीप कौशल जी, अब बताइए नेशनल नैरेटिव कहां जाएगा? क्या बीजेपी के लिए ये हार एक कैंपेन को आगे कर सकती है कि देखिए मोदी साहब भी इलेक्शन कैंपेन करने के बाद हार सकती है बीजेपी? नहीं, जहाँ तक राज्यों की विधानसभाओं का प्रश्न है, पहले भी भाजपा कई चुनावों में हार गई थी। वो राजस्थान में हारी थी, मध्य प्रदेश में हारी थी, छत्तीसगढ़ में हारी थी और कर्नाटक में भी हारी थी। लेकिन उन चुनावों के तुरंत बाद जब लोकसभा के चुनाव आए, दिल्ली तक में लोगों ने बिल्कुल विपरीत मत दिया। भाजपा को प्रदेशों में बुरी तरह हराने के बाद 3 महीनों के भीतर लोगों ने भारी मतदान किया मोदी के पक्ष में। तो मुझे लगता है एक तो लोकसभा विधानसभा में मतदाताओं का जो रुख है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक, आपने बिल्कुल सही इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन डबल इंजन मैं आपको एफडी के तौर पे रख रहा हूँ संगीता जी, मैं आपको एफडी के तो फिक्स डिपॉजिट होता है ना कि भाई ये तो कोई एक ऐसा शॉट मार के जाएगा, तो मैं आपको एफडी के तौर पे रख रहा हूँ। अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता है और साथ ही साथ राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत सुधांशु जी से करूंगा। सुधांशु जी, हर जीत का श्रेय मोदी जी को, टीम मोदी और मोदी के नाम का कैंपेन, मोदी जी का इतना एग्रेसिव कैंपेन। अब जयराम रमेश ने जो कल ट्वीट किया वो ये कहा कि चूंकि ये चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा गया है, इसलिए कर्नाटक में हार होगी तो ये प्रधानमंत्री मोदी की हार होगी। कैसे लेते हैं कांग्रेस के इस नैरेटिव को आप? देखिए, पहली बात मैं कहूंगा, आज निर्णायक जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आया है तो हम विनम्रता के साथ उसे स्वीकार करते हैं। कांग्रेस को शुभकामना देते हैं कि वो अपने वादों में खरे उतरें। जो उन्होंने इतनी वादे किए हैं जो कर्नाटक के कुल बजट के बराबर हैं, उसमें भी वो खरे उतर सकें, ये ऐसी हम आशा करते हैं। परंतु कांग्रेस के जहां तक नैरेटिव का प्रश्न आपने पूछा दीपक जी, तो मैं ये अपेक्षा करूंगा कि जितनी विनम्रता से हम कर्नाटक में कांग्रेस के इस जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं, आज कांग्रेस भी एक विनम्रता दिखाए और केवल 2 महीने पहले राहुल गांधी जी ने जो जाके बोला था कि डेमोक्रेसी हैज फिनिश्ड इन इंडिया, इंस्टीट्यूशन ध्वस्त हो गए हैं, चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है, कोर्ट भी जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गए हैं, एंड द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप और अमेरिका क्यों शांत हैं? आज मैं पूछना चाहता हूं
कि लोकतंत्र खत्म हो गया है क्या, चुनाव आयोग ने काम नहीं किया है क्या, अब ईवीएम अभी भी गड़बड़ है क्या, और कल सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णय आए जो आपने माना अपने पक्ष में है, वो न्यायालय नहीं काम कर रहा है क्या। तो आज का दिन है जब कांग्रेस ईमानदारी से हो सके तो क्षमा मांग ले देश से कि अब आगे से अपने राजनीतिक हित के अनुरूप हम देश की संस्थाओं, देश की व्यवस्थाओं और देश के लोकतंत्र का अपमान करने से बाज आएंगे, क्योंकि आज उसी लोकतंत्र ने आपको जीत दिलाई है। उसी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में और ईवीएम पे आप कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो मेरे विचार से आज ईमानदारी से जनादेश को स्वीकार करने का दिन है। तो ईमानदारी से हम अपनी गलतियों का विश्लेषण करेंगे कि कर्नाटक में कहां गलती हुई। कांग्रेस को भी ईमानदारी से अपने वक्तव्य पे ध्यान देकर उन वक्तव्यों के ऊपर खेद व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, मैं सीधे यही सवाल डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत जी के पास लेता हूं। सुरेंद्र जी, बिल्कुल सीधा सवाल है, मैं बीच में नहीं पढ़ता। ईवीएम के बारे में इलेक्शन कमीशन के फेवर वाले बयान के ऊपर, और क्या प्रजातंत्र है, क्या कर्नाटक में प्रजातंत्र है, बताइए। सुधांशु जी ने जीत की विनम्रता पूर्वक बधाई दी। सुधांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले प्रवक्ता हैं और खैर अच्छे प्रवक्ता ही हैं, और इन्हें लोकतंत्र की बहुत चिंता है। हम इनका भी शुक्रिया भी अदा करते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये पहले प्रवक्ता है जिन्होंने बधाई दी। दूसरी बात, मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो 2 महीने पहले प्रश्न उठाए, वो प्रश्न आज भी कायम है। वो प्रश्न आज भी कायम है कि क्यों इलेक्शन कमीशन बाद में डेट अनाउंस करता है और अमित मालवीय पहले डेट अनाउंस कर देते हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज सड़क पर आकर जनता से न्याय मांगते हैं। क्यों रात में 1:30 बजे सीबीआई का क्या नाम तख्ता पलट हो जाता है। ऐसे एक नहीं, क्यों 95% ईडी के केसेस विपक्षी नेताओं पर होते हैं, और क्यों जैसे ही विपक्षी नेता वो एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के सरकार बना लेते हैं, वो ईडी के केस या तो बंद हो जाते हैं या ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो सुधांशु जी, इंट्रोस्पेक्शन करने का हमारा वक्त नहीं है। हाँ, एक बात और मैं भूल गया, ईवीएम पर कल भी हमारे सवाल थे और जनता के एक बड़े वर्ग के सवाल हैं, और ईवीएम पर आज भी हमारे सवाल हैं, वो हमेशा रहेंगे। चुनाव की एक जीत से ईवीएम पर सवाल उठने बंद नहीं हो जाएंगे, और जिस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं का ध्वस्तीकरण आप लोगों ने किया है या उसका संघीकरण आप लोगों ने किया है, उस पर सवाल उठने कतई बंद नहीं होंगे, और तब तक बंद नहीं होंगे जब तक आपको स्थायी रूप से, राजनीतिक रूप से हम लोग हटा नहीं देंगे वहां से। तो इस बात को तो बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। आप अपने पक्ष में इन सब चीजों को मत ले जाइए, सवाल जारी रहेंगे, आगे भी जारी रहेंगे। अब आप आ जाइए चुनाव के ऊपर। चुनाव की बड़ी स्पष्ट स्थिति है। चुनाव हम लोग जीते हैं, जनता ने जिताया, जनता हमारी सिरमौर है, और चुनाव हमने संगठन के रूप में लड़े थे, व्यक्ति पूजा के रूप में नहीं लड़े थे। और जिन लोगों ने व्यक्ति पूजा के रूप में चुनाव लड़ा था, वो चुनाव बुरी तरीके से हारे हैं। जिन लोगों ने बजरंग दल के नाम पर मेरे आराध्य भगवान बजरंग बली को इस चुनाव के बीच में लाए थे, उनको बजरंग बली की गदा बहुत जोर से पड़ी है, और इतनी जोर से पड़ी है कि वो पीठ आज भी दिखा नहीं पा रहे हैं। सुबह से लेकर के वो सामने नहीं आए, बेचारे नड्डा जी को सामने। ठीक है।